गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपका मोस्टली पूछा जाता है। हम जो भी पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ जिसे हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ भी कहते हैं, जिसे हम टोपा या TPA भी कहते हैं शॉर्ट में, और मुस्लिम लॉ जो आपका एक फैमिली लॉ। तो हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 3 में से ऐसा करेंगे पहले एक सब्जेक्ट पूरा करेंगे या फिर पहले 2 सब्जेक्ट्स ले लेंगे। उसके बाद हम जो थर्ड सब्जेक्ट है वो अपना स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम भी नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। तो आज हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या हुआ, हमने 75 सेक्शंस पढ़े थे, फिर उसके बाद 75 से 103 सेक्शंस निकाले गए। कहाँ पे चले गए? वो चले गए हमारे सेल्स ऑफ गुड एक्ट। पहले हमारा पूरा एक्ट जो था ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें सारे एक्ट क्या थे, इंक्लूड थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि इन एक्ट्स को अलग अलग कर दिया गया है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग हो गया है, उसके अलावा आपका जो क्या बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप एक्ट, वो उन्होंने अलग कर दिया गया है, और उसके बाद सेल्स ऑफ गुड एक्ट अलग हो गया। लेकिन ये तीनों ही एक्ट आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के लिए यानी कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो हमारा, अब आपने अपने सिलेबस में भी देखा होगा, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, इनके जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके लिए। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हैं? तो जैसे कि हमारी इंडेमनिटी है, जिसे हम क्षतिपूर्ति कहते हैं, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, हमारा एजेंसी आ जाती है, बेलमेंट आ जाता है। ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि ये कोई एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, वहाँ पर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज आपका जो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 124 यूज़ करेंगे। तो सेक्शन 124 से 125 बहुत ही छोटे से 2 सेक्शंस हैं हमारे पास। ये तो दोनों सेक्शंस हैं जिसमें हम क्षतिपूर्ति को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्षतिपूर्ति है क्या? देखो, मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। उसके अल्टरनेट मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा, क्षतिपूर्ति कहते हैं कि मान लीजिएगा किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को कोई मेरी वजह से क्षति हुई, या मेरे किसी एक्ट से क्षति हुई, या किसी दूसरे के एक्ट से क्षति हुई, और मैंने कहा कि भाई इस बंदे की वजह से, ऐसे हम गारंटी में भी लेते हैं कि इस बंदे की वजह से या इस पर्सन की वजह से, उसके एक्ट और ओमिशन की वजह से अगर आपको कोई भी क्षति होती है, ठीक, तो उसकी जो भरपाई है, उसकी जो पूर्ति है वो मैं करूँगा, यानी कि किसी दूसरे के लॉसेस को, ठीक है, फुलफिल करना हम क्षतिपूर्ति के डेफिनेशन में लेकर आएंगे। तो सेक्शन 124 क्या कहता है? अब इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का है, आपको पता है क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो, कि धारा 124 के अंतर्गत, ठीक है, वो संविधान यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके द्वारा एक पक्षकार यानी कि एक पार्टी दूसरे पक्षकार को यानी कि दूसरी पार्टी को स्वयं वचनदाता के आचरण से, यानी कि या तो स्वयं अपने आप को क्या बताती है, प्रॉमिसर बताती है, खुद वचनदाता होती है, या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से, ठीक है, उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का जो वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। जैसे मैं आपको एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि हमारी ये क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस हम इसमें नहीं लेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम लाइफ इंश्योरेंस इसमें क्यों नहीं लेंगे। अब पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे कि हर कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा कि 2 पार्टीज होती हैं, इसमें भी 2 पार्टी हैं, लेकिन हम जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो उसमें 2 पार्टीज का क्या नाम होता है? एक का प्रपोजर होता है और एक का एक्सेप्टर होता है, ठीक है। एक प्रस्ताव करने वाला होता है और एक स्वीकर्ता होता है। यहाँ हमारे पास जो दोनों पार्टीज हैं उन्हें हम कहते हैं क्षतिपूर्तिकर्ता। इंडेमनीफायर वो व्यक्ति होता है जो क्षति की पूर्ति करता है। क्षतिपूर्तिधारी वह व्यक्ति होता है जिसको क्षति होती है। मान लीजिए अगर मैं क्षतिपूर्तिधारी हूँ और आप क्षतिपूर्ति करता हैं, तो आप मुझे ये वचन देंगे कि कल को आपका फ़ोन ख़राब हो जाए या मुझे कोई भी दिक्कत आए, तो मेरे पास जो भी क्षति होगी, जो भी मुझे लॉसेस होगा, तो उसकी आप भरपाई करेंगे। तो आप कौन हो जाएंगे इस जगह? तो आप हो जाएंगे इंडेमनीफायर और मैं हो जाऊंगी इंडेमनीफाइड, ठीक है। मैं आपको इसका
इजी से एग्जांपल से समझाती हूँ जो आपको आराम से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिएगा कि एक बीमा कंपनी है, ठीक है, वो ये कहती है कि अगर आपके घर में XYZ किसी के भी घर में, वो X को एक से कॉन्ट्रैक्ट करती है एक बीमा कंपनी कि अगर X के घर में आग लग जाए, ठीक है, तो उसको जो उस आग लगने के द्वारा जो भी क्षति होगी उसकी भरपाई मैं करूँगा, ठीक है। देखो एक तरह से ये क्या होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, समाश्रित संविदा भी होती है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, ये जो किसी चीज़ पर आश्रित होती है। तो ये जो भरपाई है नुकसान की, या आपने अपने फ़ोन का इंश्योरेंस कराया है, फिर आपका फ़ोन खोया गया, तो जो आपको ने जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस कराया तो वो क्या करेगी, आपके फ़ोन जो खोया गया उसके नुकसान की भरपाई करेगी, यानी कि जो आपको क्षति हुई उसकी पूर्ति करेगी। तो इसी प्रकार की जो संविदाएँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इतना आसान से। एक जगह और इसका यूज़ देखो, हाँ पहले मैं आपको बताती हूँ कि डेथ का जो पॉलिसी होती है, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, वो इसके अंदर क्यों नहीं आता। क्योंकि मान लीजिए कि व्यक्ति मर गया, ठीक है, उसके बाद जो पैसा मिला, तो वो जो एक पर्सन की जो वैल्यू है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उससे जो आपको क्षति हुई उसकी पूर्ति हो जाए, क्योंकि वो तो आपके इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। तो मरे हुए व्यक्ति के बाद जो इसके जीवन की बीमा से जो भी आपको पैसे आपको मिलते हैं, तो वो हम इसके अंदर नहीं आते, क्योंकि कहने का मकसद ये है कि उसकी जो आपको उसकी वजह से क्षति हुई है उसकी पूर्ति तो देखो हो ही नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, मान लीजिए आपने अपने किसी व्हीकल का वो इंश्योरेंस करा रखा है, आपका कोई स्कूटर है, कोई बाइक है, या आपका घर है, या फ़ोन है, XYZ किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु के रूप में जो भी चीज़ है उसका अगर आप कोई भी अपना इंश्योरेंस कराते हैं और उसकी आपका फिर नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपका वो भरपाई करती है, क्षति की पूर्ति करती है, उसे हम क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। दो पार्टीज हो गई इसमें, एक इंडैम्निफायर हो गया जिसे क्षतिपूर्ति करता कहते हैं, दूसरा हो जाता है क्षतिपूर्ति धारी जो इंडैम्निफाइड होती है। तो क्षतिपूर्ति करता है, फायर क्या, क्षतिपूर्ति करने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसको जो पूरा करेगा। क्षतिपूर्तिधारी यानी कि जिसको क्षति होगी, इंडैम्निफाइड वो होगा। दोनों पार्टीज आपको समझ आ गई होंगी इसकी। एक और मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर ट्रांसफ़र, ठीक है, तो एक व्यक्ति के पास वो अपना शेयर जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब जब शेयर के पास ट्रांसफ़र हो गए तो वो रिक्वेस्ट करता है कंपनी को कि मुझे अलॉट कीजिएगा शेयर्स। तो कंपनी क्या कहती है, तो कंपनी कहती है कि भाई आप हमें एक इंडैम्निटी डीड बना के दीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिएगा कि आप जो एक क्लेम कर रहे हो, जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये शेयर आप मुझे ट्रांसफ़र कर दें, कि मुझे बेच दिए हैं उस व्यक्ति ने, और बाद में पता चले कि शेयर तो भी यहाँ पे, तो जो कंपनी को उस शेयर्स की नुकसानी होगी तो वो कौन भरपाई करेगा, तो कहता है कि वो आप ही करोगे। इसी तरह से मान लो कि आपने कोई शेयर खरीदा और आपके शेयर गुम गए, आपके शेयर खोए गए, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप फिर कंपनी के पास गए, आपने कंपनी से कहा कि भाई मेरे जो शेयर्स थे वो खोए गए हैं, आप ऐसा कीजिएगा कि मुझे न्यू शेयर्स अलॉट कर दीजिए। तो अब कंपनी क्या करती है, कंपनी भी यहाँ पर आपको एक इंडैम्निटी डीड आप समझते हो कि कोई भी वो दस्तावेज जिसके अंदर सारी बातें लिखी जाती हैं, ठीक है, उसे हम डीड बोलते हैं। और इंडैम्निटी डीड यानी कि उसमें यही बात लिखी जाएगी उस दस्तावेज में कि मान लीजिएगा कि अगर आपके जो शेयर्स हैं वो बाद में मिल जाते हैं, या हम ये पाते हैं कि आपने शेयर्स अपने किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिए हैं या बेच दिए हैं, और आप आकर के उस व्यक्ति ने तो हमसे अलॉट नहीं करवाया, उस व्यक्ति ने भी रिक्वेस्ट नहीं करी, और आपने आके हमसे कह दे कि आपने झूठे तरीके से कहा आपके कि हमारे शेयर्स तो भाई खो गए। और कंपनी को क्या पता चला, फिर 1 साल बाद 2 साल बाद कोई अन्य व्यक्ति आता है और वो कहता है कि भाई ऐसा करिएगा, हमारे शेयर्स मुझे ये ट्रांसफ़र हो गए थे और आप मुझे दे दीजिएगा। तो यहाँ पे इस वजह से कंपनी क्या करती है, कंपनी एक इंडैम्निटी डीड बनाती है कि आप तो कह रहे हो, आप तो क्लेम कर रहे हो कि आपके जो शेयर्स थे वो खो गए हैं, लेकिन आप हमें इंडैम्निटी डीड दीजिएगा कि इन फ्यूचर कि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा दिखाई देता है या ऐसा होता है कि हमारी जो कंपनी है उसके शेयर्स को कोई नुकसान ही होती है उस व्यक्ति के बिना पर, कि कोई दूसरा बंदा क्लेम करने आ जाए कि नहीं ये तो शेयर्स मेरे हैं, तो वहाँ पर जो
कंपनी को नुकसानी होगी तो उसकी भरपाई कौन करेगा? वही व्यक्ति करेगा जो ये क्लेम कर रहा है, जो ये न्यू शेयर्स लेने गया और उसने ये बात बोली है कि मेरे जो शेयर्स हैं ये गुम गए हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। इसमें चलिए हम केसेस पढ़ते हैं। केसेस आपको पता है केसेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने अहम होते हैं, जो आपको केसेस सारे लिखने ही पड़ते हैं इसमें। एडम्सन वर्सेस जॉर्विस 1827 का केस है ये। देखो इस वाद में क्या हुआ कि एक नीलाम करता था, उसने प्रतिवादी के कहने पर जो दूसरा वादी, आपको पता है कौन जो वाद लेके जाता है, प्रतिवादी कौन जो डिफेंडेंट होता है, तो उसने प्रतिवादी ने इनकी तो सेकंड पर्सन डिफेंडेंट ने कहा कि हमारे कुछ जानवर हैं वो नीलाम कर दीजिए। जानवर नीलाम हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि जो व्यक्ति प्रतिवादी था उसके वो जानवर थे ही नहीं, जानवर असल में किसी दूसरे के ऊपर थे। तब उसने वादी पर मुकदमा करा और उसने कहा कि उसका हर्जाना वसूल लिया जाए। तो एंड ऑफ द स्टोरी ये होता है कि कोर्ट ये वाली बात इस पे कहती है कि जिस व्यक्ति के, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति के वो जानवर थे, ठीक है, और जिस व्यक्ति को उसे बेचने के लिए खर्चा करना पड़ा तो उसको वो क्षति उसकी पूर्ति करेगा। ठीक है, इसके में एक ट्रक वाला केसेस भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। डगडेल वर्सेस लॉवरिंग का केस है, 1875 का केस है। आपको ये केस के नाम और केस के सन याद होने चाहिए हैं। चलिए, तो इस वाद में देखो क्या हुआ। एक लवारिस ट्रक था, वही वाली बात आएगी इसमें भी, ये चीज़ लवारिस थी, प्रतिवादी तथा केपी कंपनी ये कंपनी का नाम है। दोनों अपना स्वामित्व जता रहे थे, दोनों अपनी ओनरशिप जता रहे थे। ओनरशिप आप समझते हो, स्वामित्व समझते हैं कि ये हमारा है और ये हमारा है। वादी ने प्रतिवादी को ट्रक दिया, अब उसने कहा ठीक है चलो ट्रक तुम ले लो, लेकिन इसके की वजह से मुझे जितनी भी हानि हुई है, जितनी भी क्षति हुई, उसकी संविदा करो, उसकी पूर्ति कर लो। लेकिन बाद में एक कंपनी जिसने देखने ट्रक के ऊपर अपना अस्तित्व सिद्ध कर दिया तथा वादी पर वाद दायर करके जुर्माना वसूल किया कि भाई ये ट्रक हमारा था और आपने इसे इस तरह से क्यों इसके लिए क्षतिपूर्ति ली। तो वादी ने प्रतिवादी पर वाद करके जो क्षति उसे हुई थी उसकी पूर्ति कर ली। अब हम इसके आवश्यक तत्व पढ़ते हैं, तो वही आवश्यक तत्व है, इसके दो पक्षकार होने चाहिए, प्रस्थापना होनी चाहिए, स्वीकृति, उनकी स्वीकृति हो कि आप क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार हैं। अगर आप क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार ही नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, इस तरह की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी। स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट जिसे हम कहते हैं, और प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल क्या है आप जानते हो, इसमें एक पक्षकार द्वारा दूसरे को कुछ हानियों से बचाने का वचन दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बीमा कंपनी का एग्जाम्पल दिया था। दो पक्षकार होते हैं, जो आप पढ़ चुके हो कि दो पार्टीज होती हैं, एक क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्तिधारी। ये भी आपको 4th पॉइंट मैं इसमें बता चुकी हूँ आपको कि कौन सी समाक्षित संविदा होती है, यानी कि जब फायर लगेगी, जब इंश्योरेंस दिया जाएगा। कोई व्हीकल का इंश्योरेंस है तो जब एक्सीडेंट होगा या कोई जो हमारे व्हीकल है उसमें कोई भी परेशानी होती है तो जब भी हम क्या करते हैं उसका इंश्योरेंस दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो क्या है, समाश्रित आश्रित होती हैं किसी दूसरे पर, ये सद्विश्वास पर आधारित होती हैं। इसमें क्षतिपूर्तिधारी वास्तविक क्षति की पूर्ति कराने का हकदार होता है, ना कि अनुबंधित संपूर्ण राशि पाने का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जब आप क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार पढ़ेंगे इंडैमिनिटी होल्डर्स के, तो वहाँ पर पढ़ेंगे। जो 6th पॉइंट है ये आपका ये वाला बहुत, देखिए इसमें क्षतिपूर्ति वास्तविक क्षति की पूर्ति कराने का हकदार होता है, ना कि अनुबंधित संपूर्ण राशि पाने का। मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस कराया 5,000 रुपये का, ठीक है, और किसी व्हीकल का कराया और आपको उसमें 2,000 रुपये का कोई नुकसानी हो गई, आपको जो व्हीकल है उसमें एक एक्सीडेंट हुआ या कोई भी कुछ परेशानी आई, उसमें 2,000 रुपये का आपको क्षति हो गई। तो अब आप जाके करोगे अपनी कंपनी के पे क्लेम, आप कहोगे भाई मेरी तो गाड़ी ख़राब हो गई और आप तो इंश्योरेंस जो है तो आपसे ठीक करो। तो आप क्या करते हैं, तो कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, ये नहीं कि आपका अगर 5,000 का इंश्योरेंस हुआ है तो 5,000 रुपये का ही वो पूरा का पूरा राशि पाने का अधिकारी हो, नहीं, जितनी आपको हानि हुई है उतनी ही राशि पाने के आप हकदार हो। अब हम बढ़ते हैं क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार, राइट्स ऑफ इंडैमिनिटी होल्डर। इंडैमिनिटी होल्डर कौन है, भाई जिसने इंडैमिनिटी को होल्ड कर रहा है, जो क्षतिपूर्तिधारी है।
ठीक है, जिसको क्षति हो रही है। तो इसको हम पढ़ते हैं 125 में। तो इसके क्या क्या अधिकार हैं? तो इसके देखो 3 अधिकार हैं। इसे बहुत छोटे से शब्दों में यहाँ दिया है, इसे आप अपनी शब्दों में एक्सप्लेनेशंस में बड़ा भी कर सकते हैं, बड़े छोटे छोटे से हैं वैसे तो ये। देखो सभी नुकसान 125 में इससे ये अधिकार प्राप्त है। मैंने आपको बताया था 2 ही सेक्शंस का हमारा ये टॉपिक है। एक सेक्शन 124 जहाँ पे इंडैमनिटी की को डिफाइन किया गया है, उसके एसेंशियल्स को डिफाइन किया गया, और 125 जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो इंडैमनिटी होल्डर है उसके अधिकारों को किया गया है डिफाइन। ठीक है, तो वो सभी नुकसानी, तो संविदा की शर्तों के अधीन कोई भी ऐसी नुकसानी जिसे देने के लिए क्षतिपूर्तिदाता अपने दायित्वाधीन बाध्य हो, यानी कि वो सभी नुकसानी आप अपने इंडैम्निफायर से मांग सकते हो जिसे देने के लिए जो हमारी शर्तों के अधीन, यानी कि शर्तों के अंदर जिस इंश्योरेंस की बात हुई थी, यानी कि जिस इंडैम्निटी को फुलफिल करने की बात हुई थी, आप उस हद तक, उस जगह तक जो भी अधीन है उसके शर्तों के, वहाँ तक आप अपनी नुकसानी की क्या कर सकते हो, मांग कर सकते हो। सभी खर्चे उस करार से संबंधित, यानी कि जो भी करार से संबंधित कोई वाद, खर्च या अन्य युक्तियुक्त खर्च भी क्षतिपूर्तिदाता प्रदान करेगा। मतलब मान लीजिएगा कि मैंने किसी के लिए गारंटी ली कि मैंने कहा कि ठीक है तुम्हें अगर ये जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगी। ठीक है, अब आपको नुकसान हो गया, अब मैंने उसकी भरपाई नहीं करी, ठीक, तो आप चले गए कोर्ट में और आपने क्लेम कर दिया एक्स। लास्टली क्या होगा, प्रूव तो यही होगा कि हाँ भाई इन्होंने कहा था कि ये पूरी करेंगी भरपाई, लेकिन इन्होंने क्षतिपूर्ति करी नहीं। तो अब जो आपको वो क्लेम करने पे, वो वाद चलाने में जितने भी युक्त खर्चे हुए हैं, तो बाद में जब हमारा रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप उन खर्चों के लिए भी क्लेम कर सकते हैं कि सभी खर्चे, ठीक है, तो क्योंकि वाद खर्चे, अन्य युक्त खर्चे, जितने भी आपको आने जाने में जो भी दिक्कतें हुई हों, जितने भी आपका खर्च होगा, वो सारा का सारा आप मुझसे क्या कर सकते हो, ले सकते हो कोर्ट के अधीन। समझौते के अधीन धनराशि, यानी कि संविदा से संबंधित किसी समझौते के निबंधों के अधीन दी गई धनराशि जो युक्त हो, ये तो आपको पता है, जितनी आपने संविदा की है उस संबंधित राशि तो आपको लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के खर्च संबंधित या क्षति संबंधित धनराशि क्षतिपूर्तिदाता धारी क्षतिपूर्तिदाता से प्राप्त कर सकता है। तो ये जो 3 हमने बात करी है, इन तीनों की, सभी नुकसानी, सभी खर्चे, समझौते की धनराशि, तो ये वाले खर्चों को प्राप्त करने का क्या होता है, आपका राइट होता है, आप ये खर्चे अपने क्षतिपूर्तिकर्ता से प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है। ओके, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।